सब इंस्पेक्टर को रुखसत करके मैं सोनिया की तरफ मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खामखा घबरा रही हो, अब देख लो पुलिस कितनी मुतमईन होकर गई है। सोनिया बोली, ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने इतनी बेखौफी से पुलिस का सामना कर लिया। लेकिन अली, इस पुलिस वाले की मौजूदगी में भी तो एक फोन आया था। मैंने उसकी बात उड़ाकर कहा, तुमने कहवा इतनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया? मैं तो हैरान ही रह गया। सोनिया संजीदगी से बोली, टालने की कोशिश मत करो अली, आखिर वो कौन शख्स है जो तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ है? मैंने कहा, सच तो ये है कि मेरी यहाँ मौजूदगी से तुम्हारे अलावा कोई भी वाकिफ नहीं है, और इससे भी बड़ी हकीकत यह है कि पूरे बसरे में मुझे कोई नहीं जानता। वो बोली, तुम बहुत ज्यादा पुरस्कार साबित हो रहे हो। क्या फोन पर तुम्हें कोई धमकी भी दी गई है? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, हाँ, वो पुलिस को मेरे बारे में मुत्तला करने की बजाय खुद मेरा शिकार खेलेंगे। सोनिया का मुंह हैरत से खुल गया। बोली, क्या उन्होंने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी है और तुम बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हो? मैंने कहा, अगर मेरे खौफजदा होने से उन लोगों को नुकसान पहुंचने का जरा सा भी इम्कान हो तो मैं फौरी तौर पर खौफजदा होने को तैयार हूँ। सोनिया ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। बोली, क्या तुम उन लोगों से वाकिफ हो? मैंने कहा, नहीं, अगर मुझे उनके बारे में कुछ मालूम होता तो मुझे धमकियां देने के लिए जिंदा न रहते। सोनिया ने कहा, उनके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सके? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। अंदाजा लगाने के लिए भी कुछ न कुछ तो मालूम होना जरूरी है। हवा में क्या अंदाजा लगाऊं? सोनिया ने एक तवील सांस लेकर कहा, गोया तुमने शिकार होने का फैसला कर लिया है। मैंने कहा, यह तो वक्त बताएगा कि कौन किसका शिकार करता है, तुम क्यों परेशान होती हो? सोनिया बड़बड़ाई, बोली, तुम्हें देखकर हैरत होती है, मालूम नहीं तुम किस बात पर अकड़ रहे हो। मैंने कहा, इस वक्त तो पूरा इलाका पुलिस के घेरे में है, लिहाजा उनकी तरफ से मुझ पर कोई हमला हुआ तो उस वक्त होगा जब पुलिस मुतमईन होकर यहाँ से रुखसत हो जाएगी। वो बोली, पुलिस को तो बिलाखिर यहाँ से रुखसत होना है, ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक यहाँ मौजूद रहेगी, उसके बाद तुम क्या करोगे? मैंने कहा, मालूम नहीं तुम क्या जानना चाहती हो, मगर हकीकत ये है कि अभी तक मैं कोई लाहे अमल तय नहीं कर सका हूँ। ताहम जहन में बाज ऐसी बातें जरूर हैं जिनके बिना पर मुझे यकीन है कि मैं अपनी तमाम तर बेखबरी और लाइल्मी के बावजूद न सिर्फ अपने दिफा में कुछ न कुछ करने में कामयाब हो जाऊंगा, बल्कि ये भी मुमकिन है कि उन पर कोई कारी ज़र्ब भी लगा सकूं। वो बोली, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? इस किस्म का दावा उन लोगों के बारे में कर रहे हो जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अंधेरे से आए हुए तीर का रुख कौन मोड़ सकता है? उसके सवाल जवाब से मुझे झुंझुलाहट होने लगी थी। मैं सुकून से सोचना चाहता था और वो बलाए बेदरमा की तरह मेरे सर पर मुसल्लत थी, मगर मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। आखिर वो मेरी मोहसिना थी। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, दरअसल बाज बातें तुम्हारे इल्म में नहीं हैं, इसलिए तुम तशवीश का शिकार हो रही हो। उसने हुज्जत की, मसलन मुझे बहुत बुरी तरह गुस्सा आ गया, मगर मैंने अब भी खुद पर काबू ही रखा। मैंने कहा, मिसाल के तौर पर तुम मेरी सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। मेरे लहजे में झुंझुलाहट नहीं थी, मगर मेरी जबान से जो अल्फाज निकले थे वो मेरी झुंझुलाहट के गम्माज थे। वो बोली, तुम्हारी एक खुसूसियत की तो मैं कायल हो गई, बदतरीन हालात में भी तुम पुरसुकून ही रहते हो। इसके अलावा कोई और बात बताओ। मैंने सोचा अगर मैंने उसे मुतमईन न किया तो वो मुस्तकिल मेरे सर पर सवार रहेगी, लिहाजा बेहतर यही है कि जो कुछ मेरे जहन में है उसे बता दूं। मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि फोन करने वाला मेरी नक्लो हरकत से वाकिफ है। इंतहा तो यह है कि उसने ऐन उस वक्त फोन किया जब पुलिस यहाँ मौजूद थी और तलाशी ले रही थी। न सिर्फ फोन किया बल्कि इस बात का हवाला भी दिया कि पुलिस यहाँ की तलाशी ले रही है। उसे ये भी मालूम था कि मेरे पास जो पुलिस अफसर बैठा था उसका ओहदा इंस्पेक्टर का नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर का था। सोनिया की आंखें हैरत से फैल गईं। बोली, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा अली, आखिर कोई शख्स इतना बाखबर किस तरह हो सकता है? मैंने कहा, मैं इस नुक्ते पर गौर कर रहा हूँ, तुम भी गौर करो। मुझे यकीन है कि कामयाबी की किरण इसी नुक्ते से फूटेगी। सोनिया गौर करने बैठ गई और इस दौरान मुझे भी सोचने का थोड़ा बहुत मौका मिल गया। मैंने महसूस किया था कि फोन पर जिस शख्स ने मुझसे गुफ्तगू की थी वो आवाज बदल कर बोल रहा था। आवाज बदल कर आदमी उसी वक्त बोलता है जब उसे पहचान लिए जाने का खतरा हो, और पहचानने के लिए पहले से वाकिफ होना जरूरी होता है। तो क्या ये जाती दुश्मनी का कोई केस था? कहीं वो शख्स नॉर्मन शलोफ का दुश्मन तो नहीं था? जरा सा गौर करने के बाद मुझे अपना नजरिया रद्द कर देना पड़ा। वो जो कोई भी था उसके और नॉर्मन शलोफ के दरमियान शिनासाई नहीं हो सकती थी, इसलिए कि आर्थर के बंगले से फरार होने के बाद मुझे नॉर्मन शलोफ की आवाज में बोलने की कोई जरूरत नहीं रही थी, मगर मैं अब भी आवाज बदल कर बोल रहा था। अगर वो शख्स नॉर्मन शलोफ का शिनासा था तो उसे आवाज से पहचान लेना चाहिए था कि मैं नॉर्मन शलोफ नहीं बल्कि कोई और हूँ, मगर ऐसा नहीं हुआ।
उसने मुझे नॉर्मन शेलोफ समझकर ही गुफ्तगू शुरू की थी और आखिर तक इसी हैसियत में गुफ्तगू करता रहा था। इराक में मेरी मौजूदगी के राज से मिलिट्री इंटेलिजेंस के चंद लोग वाकिफ थे। उनके अलावा मेरी असल हैसियत किसी के इल्म में भी नहीं थी। नॉर्मन शेलोफ की हैसियत से भी इंटेलिजेंस के चंद अफराद के सिवा सिर्फ 4 अफराद मुझे जानते थे। आर्थर टॉरमेंडो, आर्थर का मुलाजिम और उसकी सेक्रेटरी। आर्थर और टॉरमेंडो तो मर चुके थे। आर्थर के मुलाजिम के बारे में मुझे यकीन था कि उन लोगों ने उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ा होगा। अब सिर्फ आर्थर की सेक्रेटरी बाकी रह जाती थी। उससे मेरी गुफ्तगू हुई थी। वो मेरी आवाज से तो खैर वाकिफ ही थी, लेकिन उसके बारे में यह सोचना अबस था कि वो ऐसी किसी हरकत में मुलव्विस हो सकती है। आर्मी इंटेलिजेंस के अफराद से वैसे ही इस किस्म की बचकाना हरकतों की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर कर भी ली जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई मेरी नक्लो हरकत से किस तरह बाखबर हुआ। मैं खुद को बड़ा गैर महफूज तसव्वुर करने लगा। सोनिया का कहना ठीक ही था कि अंधेरे से आए हुए तीर का रुख कौन मोड़ सकता है। मैंने ऐसे पहलुओं पर गौर किया था जिनका कोई जवाब नहीं था। अब मुझे उन इम्कानात का जायजा लेना था जो करीने कयास हो सकते थे। आखिर मुझे इस सूरत हाल से निमटना भी तो था। टेलीफोन की घंटी ने एक बार फिर मुदाखलत की और इस बार फोन उठाने से कबल ही मैं एक हतमी फैसला कर चुका था। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुमने सोनिया का शुक्रिया अदा कर दिया। अगर वो तुम्हारी भरपूर मदद न करती तो तुम पुलिस से बच नहीं सकते थे। उसकी बात सुनकर मेरे जहन को एक और झटका लगा। आखिर वो लोग कितने बाखबर हैं। उन्हें सोनिया के बारे में भी इल्म है। लेकिन मैंने खुद को बड़ी तेजी से संभाल लिया। मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा, तुम लोगों की मालूमात काबिल रश्क हैं। दूसरी तरफ से जवाब में एक कहा लगाया गया जो सरासर मसनूई था। वो बोला, अप टू डेट भी कहो मिस्टर नॉर्मन, हमारी इंटेलिजेंस बहुत तेज है। मैंने कहा, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उसका कायल हो चुका हूँ। मालूम नहीं तुम लोग पहले कहाँ थे। अरसा दराज से कोई ढंग का मद्दे मुकाबिल नहीं मिला। अब तुमसे मुकाबला करने में लुत्फ आएगा। उसने तहकीर आमेज लहजे में कहा, सिर्फ खुद को बचाने की फिक्र करो मिस्टर नॉर्मन। तुम हमसे क्या मुकाबला करोगे? हम तुम्हें हाथ पैर मारने तक की मोहलत नहीं देंगे। मैंने बड़े सुकून से कहा, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा। वो बोला, वो क्या मिस्टर नॉर्मन? मैंने कहा, वो ये कि मेरे मद्दे मुकाबिल बुज़दिल थे। मुझे सिर्फ बहादुरों से ही मुकाबला करके लुत्फ आता है। वो बोला, इस मुकाबले के नतीजे से ही ये फैसला होगा कि कौन बुज़दिल हैं और कौन बहादुर। मैंने तंजिया लहजे में कहा, छुप कर वार करने वाले को तो किसी भी हाल में बहादुर नहीं कहा जा सकता। वो बोला, हमारा खून बहुत ठंडा है मिस्टर नॉर्मन शेलोफ। हम गधे नहीं हैं कि तुम्हारी बातों में आकर खुद को जाहिर कर दें। अपने हरबे किसी और पर आजमाना। मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, उसके बावजूद मेरा तुमसे वादा है कि पहले तुम्हें रोशनी में लाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा। मेरी बात ने नामालूम क्या असर किया था कि सन्नाटा छा गया। मैंने समझा कि शायद राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। मैंने कहा, हेलो, सो गए क्या? आवाज आई, नहीं, लेकिन तुमने उलझाव पैदा कर दिया है। हमें रोशनी में लाने से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो और मुझसे तुम्हारी दुश्मनी क्या है। वो बोला, हमारा उसूल भी यही है मिस्टर नॉर्मन कि हम किसी को उस वक्त तक कत्ल नहीं करते जब तक कि उसकी असलियत से बाखबर ना हो जाएं। तुमने अपनी जिंदगी के लम्हात थोड़े से तवील कर लिए हैं। अब हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी हकीकत क्या है। उसकी बात खासी हैरान कुन थी, मगर मैंने जरा सी भी हैरत जाहिर नहीं की और एक कहा लगाया। कहा, कमाल है, जब मैं नॉर्मन शेलोफ होने से इनकार कर रहा था तो तुम मुसिर थे कि मैं नॉर्मन शेलोफ ही हूँ, और जबकि मैंने तुम्हारी बात तस्लीम कर ली तो तुम मेरी असलियत जानना चाहते हो। कहीं तुम मेरे साथ मस्खरापन तो नहीं कर रहे? वो बोला, तुम नॉर्मन शेलोफ के अलावा सब कुछ हो सकते हो, और ये मालूम करना हमारा काम है कि तुम दरअसल कौन हो। उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने एक तवील सांस लेकर रिसीवर क्रेडल पर वापस रखा। सोनिया बड़ी बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी। बोली, गुफ्तगू के दौरान अपने लिए तुमने कौन सा नाम इस्तेमाल किया था? मैंने कहा, ये वो नाम है जो उन लोगों ने मुझे दिया था। मैंने तरदीद करने की कोशिश की तो वो माने नहीं और अब खुद ही मुझ पर शुबे का इजहार कर रहे हैं। सोनिया बोली, मैंने ये सोचकर तुम्हें पनाह देना कबूल कर लिया था कि तुम मेरे किसी काम आ जाओगे, मगर तुम तो खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। किसी और के क्या काम आ सकते हो? मैंने कहा, मैं क्या करूं? उनके सामने घिघियाऊं, उनसे रहम की भीख तलब करूं? क्या चाहती हो तुम? मेरे लहजे में गुस्सा था। वो बेबसी से बोली, दोनों तरफ इंतहा पसंदी। माकूलियत से तो बात की जा सकती है, चैलेंज बाजी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, वो जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खौफजदा करना चाहते हैं ताकि मुझ पर हमला करें तो मैं मज़ाहमत तक करने के काबिल न रह जाऊं।
लेकिन वो नहीं जानते कि इस चक्कर में उन्होंने अपना कितना नुकसान कर लिया है। अगर उन्होंने ये हरकतें न की होती तो शायद वो कामयाब हो जाते, मगर अब नहीं हो सकेंगे। सोनिया बोली, उन्होंने क्या हरकतें की हैं? तुम्हें फोन ही तो किया है, और वो भी कुछ नाकाबिल यकीन इत्तलात फराहम करने के लिए। मैंने सोनिया को गौर से देखते हुए कहा, इस बार मालूम है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं पुलिस को सिर्फ तुम्हारे ताउन की वजह से जुल्म देने में कामयाब हो सका हूँ। सोनिया हैरत से उछल पड़ी, बोली, क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था? मैंने कहा, हाँ, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था। वो तुमसे अच्छी तरह वाकिफ मालूम होते हैं। उसने टटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने कहा, बात वाकई इतनी गैर मामूली है कि इस पर झूठ का ही गुमान गुजरता है। अब अगर कोई फोन आए तो तुम खुद बात कर लेना। वो बोली, मैं जरूर बात करूंगी, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितने पानी में है। मैंने कहा, तुम्हें मायूसी होगी। मैंने महसूस किया है कि जो शख्स दूसरी तरफ से बात करता है वो आवाज बदल कर बोलता है, लिहाजा अगर तुम उससे वाकिफ होगी तो भी शनाख्त नहीं कर सकोगी। सोनिया ने सर झटक कर कहा, मैं उसे शनाख्त कर सकूं या न कर सकूं, उससे बात जरूर करूंगी। मैंने कहा, जरूर करना, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उनके बारे में सरसरी सा एक अंदाजा कायम कर लिया है। मैं तुम्हें तरतीब से सारी बातें बताता हूँ, उसके बाद तुम खुद भी कोई फैसला कर सकोगी। ये लोग आर्थर के बंगले में घुसे और उसे कत्ल करके फरार हो गए। फरार होने के लिए उन्होंने कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। सोनिया ने मेरी बात काट कर कहा, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैंने कहा, मैं वहीं मौजूद था। अगर ये लोग किसी गाड़ी में फरार होते तो मैं गाड़ी की आवाज जरूर सुनता। तो पहली बात ये जहन में रखो कि उन्होंने फरार होने के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। ये एक गैर मामूली बात है। जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये लोग वहां घुसे थे उसके पेश नजर ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये ऐसी गलती भी कर सकते हैं। खैर, दूसरी बात ये कि मैं उस बंगले में अकबी दीवार से कूदा था। जिस वक्त कूदा था उस वक्त अकबी गली सुनसान पड़ी थी। उसके बाद जब मैं तुम्हारे साथ बंगले के अंदर दाखिल हो गया तो उन्होंने फोन करके मुझे मरूब करने की कोशिश की। फिर जब यहाँ पुलिस आई तो उन्हें ये भी मालूम था और उनसे ये बात भी पोशीदा नहीं थी कि तफ्तीश करने एक सब इंस्पेक्टर आया है। इसके अलावा वो तुम्हारे नाम से भी वाकिफ हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारा पेशा भी उनसे पोशीदा नहीं होगा। सोनिया ने कहा, इन सब बातों से तो कुछ भी जाहिर नहीं होता। तुमने पुरानी बातें दोहरा दी, नई बात कोई भी नहीं की। मैंने कहा कि इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मुझे इस बंगले में कूदते हुए देख लिया गया था, फिर तुम्हारे साथ यहाँ दाखिल होते हुए भी देखा गया। फोन पर जितने यकीन से बात की गई उससे मालूम होता है कि इस बंगले का खाली होना उन लोगों के इल्म में था, वरना रिसीवर कोई और भी उठा सकता था। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर और पुलिस की तलाशी से आगाही भी यही जाहिर करती है। सोनिया ने मायूसाना लहजे में कहा, नतीजा तो अब भी कोई बरामद नहीं हुआ। मैंने कहा, इस हद तक तो नतीजा बरामद हो चुका है कि वो लोग सामने वाली लाइन के किसी बंगले में मौजूद हैं। सोनिया मेरी बात पर उछल पड़ी, बोली, ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं खौफ की वजह से सो भी नहीं सकूंगी। मैंने कहा, तुम क्या समझती हो कि इतनी बातें जादू के जोर से उनके इल्म में आ गई होंगी, या उनके कब्जे में कोई मौक्किल वगैरह हैं जिनके जरिए वो मालूमात हासिल कर रहे हैं? सोनिया ने एतराज किया, बोली, सामने वाले किसी भी बंगले से अकबी दीवार नजर नहीं आ सकती। मैंने कहा, इस पर गौर करना पड़ेगा। या तो मुझे इत्तेफाकन देखा गया है या फिर उनके आदमी उस तरफ वाले किसी बंगले में भी मौजूद होंगे। सोनिया बोली, ये बात अकल में नहीं आती। आखिर कोई इतनी जहमत क्यों करेगा? और फिर दूर से देखकर किसी का नाम किस तरह मालूम किया जा सकता है? मैंने कहा, 3 दलीलें ऐसी हैं जो उनके कहीं बहुत करीब कयाम की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 1, वो गाड़ी पर फरार नहीं हुए। नंबर 2, उन्हें ये मालूम था कि ये बंगला खाली है। और नंबर 3, वो तुम्हारे नाम से भी वाकिफ हैं। सोनिया ने कहा, यहाँ तुमने एक गलती कर दी। इस इलाके में कोई शख्स भी मुझसे वाकिफ नहीं है। मैंने कहा, यह महज तुम्हारा ख्याल है। जराइम पेशा लोग जब मंसूबाबंदी करते हैं तो उस पर अमल करने के लिए बहुत सी गैर मुतल्लिका मालूमात भी हासिल कर लेते हैं। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम्हारे तज्जिए के मुताबिक वो लोग सामने वाली लाइन के किसी बंगले में मुकीम हैं? मैंने कहा, हाँ, बल्कि जहां तक मेरा अंदाजा है वो बिल्कुल सामने वाले बंगले में ही है। किसी और बंगले से शायद इस बंगले का मरकजी दरवाजा दिखाई नहीं देता। मैं इस वक्त यकीन से कुछ नहीं कह सकता। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, दिन की रोशनी में तो तुम हतमी तौर पर उस बंगले की निशानदही कर दोगे। मैंने कहा, इम्कान तो यही है। इसके अलावा मैं उन्हें उनकी कमीनगाह से निकालने के लिए और तरीके भी इख्तियार करूंगा। वो बोली, तुम चाहो तो खामोशी से यहाँ से निकल सकते हो। धोखा देकर निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने कहा, यह कतई इत्तेफाक है कि वो मेरी नजरों में आ गए।
अगर वो बचकर निकल गए तो मेरे लिए वाकई अंधेरे का तीर हो जाएंगे जिसका रुख मोड़ना किसी के बस में नहीं होता। सोनिया बोली, क्या तुम्हें ये बात मजे का खेज नहीं मालूम होती? उन्हें पहले से मालूम हो गया कि तुम किस बंगले में घुसोगे, लिहाजा उसके सामने वाले बंगले पर उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया। मैंने कहा, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है और मुझे यकीन है कि ये महज इत्तेफाक ही है कि मैं उनकी कमीनगाह के मुकाबिल वाले बंगले में घुसा और उन्हें फायदा उठाने का मौका मिल गया। सोनिया ने मायूसाना लहजे में कहा, मैं तुम्हें मुसीबत से निकालना चाहती हूँ मगर तुम हो कि उसमें धंसते ही चले जा रहे हो। फिर अचानक बोली, तुम्हारा जरिया माश क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी हरकतों से तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं होता। बोली, हरकतों से तुम जराइम पेशा मालूम होते हो और वो भी आला दर्जे के, मगर तुम्हारी आदात व अतवार और लबो लहजा इस हकीकत की नफी करता मालूम होता है। मैंने कहा, इत्तेफाक से तुम्हारी दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। जराइम पेशा लोगों के दरमियान रहना मेरी मजबूरी है मगर मैं तालीम याफ्ता आदमी हूँ, इस लाइन में इत्तेफाकन ही आ गया। वो बोली, मेरा भी एक छोटा सा मसला है, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई माकूल मशवरा दे सकोगे। मैंने कहा, तुम्हारे हर मसले को हल करना मेरा अखलाकी फर्ज है। सोनिया ने सर को मनफी जुम्बिश देते हुए कहा, नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। तुम भी सोचोगे कि मैंने तुम्हें अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सोनिया, आदमी ही आदमी के काम आता है। सोनिया भर्राई हुई आवाज में बोली, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जानते हो मैंने क्या सोचकर तुम्हें पनाह दी थी? मैंने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा, जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे मालूम होगा? वो बोली, मैंने सोचा था कि तुम कोई जराइम पेशा शख्स हो, तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। अगर मैंने तुम्हें पनाह दे दी तो तुम मेरे ममनून एहसान हो जाओगे और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे। हम जैसी औरतों को एक मुहाफिज की जरूरत भी तो पड़ती है, तुम तो वाकिफ ही होगे। मैंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? वो बोली, बहुत फर्क पड़ता है। मेरी सोच खुद गर्जी पर मबनी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। अगर मैंने तुम्हें पनाह न दी तो तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मैंने कहा, हर शख्स को अपने मफाद की फिक्र होती है सोनिया। अगर तुमने ऐसा सोचा था तो कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम सब इसी अंदाज में सोचते हैं। ये तुम्हारी बड़ाई है कि तुमने इस बात का एतराफ कर लिया। बोली, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो अली। आदमी अगर कोई नेकी करे तो खुलूस नीयत से करे। ऐसे नेक काम से क्या फायदा जिसमें अपनी गरज भी शामिल हो। मैंने हैरत से कहा, कमाल है, तुम एक जराइम पेशा शख्स को पनाह देने को नेकी का काम कह रही हो। वो बोली, उस वक्त तुम एक मुसीबत ज़दा शख्स थे। मेरे पास तुम्हारी अच्छाई या बुराई नापने का कोई पैमाना नहीं था। सिर्फ एक बात से तो किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। मैंने कहा, ठीक है, मगर अब तो तुम्हें मालूम हो चुका है कि मैं एक जराइम पेशा शख्स हूँ। अब तो तुम अपनी राय पर नजर सानी कर सकती हो। वो बोली, अगर जराइम पेशा ऐसे ही होते हैं जैसे तुम हो तो मैं भी जराइम की राह इख्तियार करने को तैयार हूँ। किसी के जराइम पेशा होने के लिए महज उसका जबान से एतराफ कर लेना काफी नहीं होता। मैंने कहा, इसके लिए और कौन सी शराइत पूरी करनी पड़ती हैं? मैंने बड़ी सादगी से पूछा था मगर सोनिया बुरा मान गई। बोली, मेरा वास्ता शुरफा से रहता है अली। जराइम पेशा लोगों के बारे में मैंने सिर्फ दूसरों से सुना है और जितना कुछ भी सुना है तुम्हें उसके बिल्कुल बरक्स पाया है। किसी लड़की के साथ तन्हाई पाकर तो बड़े बड़े शरीफ आदमी बहक जाते हैं। तुम तो मेरे पेशे से वाकिफ होने के बावजूद भी नहीं बहके। बहकना तो दूर की बात है, तुमने इशारतन भी कोई नाज़ेबा बात नहीं कही। हालांकि तुम्हारे लिए मैं मुफ्त कमाल थी। इतनी देर में तुम्हारे बारे में मैंने जो अंदाजा लगाया है वो ये है कि तुम सब कुछ कर सकते हो मगर कोई बुरे आदमी नहीं हो सकते। अगर तुम बुरे आदमी साबित होते तो मुझे जरा भी शर्मिंदगी न होती।